हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। बाबू, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें आज हम लोग आज सिक्स नहीं, सेवेंथ पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग 6 पार्ट तक का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो और आप लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों ने 1-2 प्रॉब्लम पूछा भी था, मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया, वो सारा प्रॉब्लम समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने लिख लिया है और समझ भी गए होंगे। फंक्शन और नीड दोनों ध्यान रखना है बाबू। मैंने पिछले वीडियो में बताया था फंक्शन और नीड में बस बेसिक कुछ कुछ चीज़ का अंतर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे है ब्रॉडली स्पीकिंग ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू हैंडल सम बेसिक टास्क। अगर नॉर्मली बोला जाए, बिल्कुल बेस से उठा के अगर बोला जाए तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए। अब ये टास्क क्या क्या होते हैं, इसके ग्रुप में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दिस टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा होता है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा है मैनेजिंग डिस्क एंड फाइल्स। ओके, तो रिसोर्स एलोकेशन नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। रिसोर्स का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब आप लोगों ने एसएसटी में खास करके पढ़ा होगा। रिसोर्स इट मीन्स संसाधन। ओके, तो संसाधन कंप्यूटर क्या होगा, जितने भी हार्डवेयर्स होंगे उसका एलोकेशन, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको एलोकेट कैसे करना है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया बाबू। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमारा एक तरह का कंप्यूटर का डिज़ाइन बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, पहला काम एलोकेट रिसोर्स, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ और मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। ये तीनों इसके बेसिक वर्ड्स हैं। अब पहला आता है रिसोर्स एलोकेशन। मैं इसको बाबू छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊँगा। मैं क्लियर सा बात बता दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को एकदम एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। मेरा पहला उद्देश्य यही है, एक एक लाइन ही नहीं, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग एक एक वर्ड समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं हमेशा यही कोशिश करते आया हूँ कि आप लोग को ही समझ में आए। मैं पढ़ाने को तो मैं एक दिन में ही सारा टॉपिक, एक चैप्टर एक दिन में कवर कर सकता हूँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को जितना समझ में आए उतना ही मैं पढ़ाता हूँ। ज़्यादा अगर पढ़ा दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना पढ़ाइए जितना आपके दिमाग में आए और उसको आप रिकैप कर पाएँ, दोबारा रिवाइज कर पाएँ। ओके, मैं इस चैप्टर का एक स्पेशल डाउट क्लास भी रखूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स का मैनेज मतलब हम लोगों ने बताया ही आपको, संसाधन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एलोकेशन का मतलब किसी न किसी को एलोकेट करना, यानी कि प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर एंड डायरेक्ट द ट्रैफिक इनसाइड द कंप्यूटर, डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्स विल बी यूज एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको हम लोग जनरल लाइफ से भी समझेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो कंप्यूटर का है वो एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह ही काम करता है। जैसे कि वो ये डायरेक्ट करता है, वो ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर का कौन सा रिसोर्स, यानी कि कौन सा हार्डवेयर कितने समय के लिए किस सॉफ्टवेयर को दिया जाएगा, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा वो कितने समय के लिए उस रिसोर्स का यूज करेगा, यानी कि रैम का और प्रोसेसर का वो जो सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ रीडर है, ये पीडीएफ रीडर कितने समय तक इसको यूज कर सकता है, ये एलोकेट करने वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों आप में से लगभग सारे बच्चे डाक बंगला चौराहा गए होंगे या फिर किसी भी जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहते हैं या फिर रेड लाइट लगा होता है, ये आप लोगों ने लगभग देखा ही होगा। तो वहाँ क्या होता है, अगर चारों रास्ते एक ही साथ खोल दिए जाए, खास करके डाक बंगला चौराहा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है। ओके, अगर वहाँ चारों ओर का रूट जो है एक ही साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा, जाम लग जाएगा। जाम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही रास्ते को हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि नहीं तुम इधर से जाओ, ठीक है, पहले 5 मिनट के लिए आप आइए उधर से, ठीक, वो चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं राइट साइड वाले को चलो तुम अब इधर से जाओ, ठीक, अब वो हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट लेन वाले को बोलते हैं तुम अब चलो इधर से निकलो,
उसके बाद अगले वाले को बोलते हैं चलो तुम लास्ट में अब तुम निकलो, यानी कि सबको कुछ ना कुछ टाइम दे दिया रहता है। ऐसा थोड़ी होगा कि एक को दे दिए हैं कि चलो तुम आते ही रहो, तुम्हारा टाइम कुछ नहीं है, तुम हमेशा आते रहो। दूसरे को बोल दिया कि नहीं नहीं तुम भी आते रहो, तीसरे को बोला कि चलो तुम रुके रहो। ऐसा पता चला कि वो लोग हमेशा चलते चला गया और बाकी का अदर जो है वो पेंडिंग पड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा, या फिर उसका काम रुका पड़ा रहा, या फिर अंत में क्या होगा, जाम लग जाएगा। तो ऐसा हमारे कंप्यूटर में भी हो सकता है कि अगर सारे प्रोसेसर मतलब कोई भी प्रोसेसर किसी एक ही काम में बिजी हो जाएंगे तो अगला काम क्या होगा, अगला जो हमारा टास्क होगा वो तो पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, वो ऐसा ही वही काम ही नहीं करेगा। मान लेते हैं कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो सारा का सारा मेमोरी अगर पीडीएफ को ही दे दिया जाए तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है ये स्क्रीन रिकॉर्डर के हेल्प से चल रहा है। ओके, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और ये जिस स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो हमेशा रिकॉर्ड होते रहा है, तो 2 सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो ऐसा होगा कि अगर हम पीडीएफ रीडर को ही पूरा मेमोरी एलोकेट कर दिया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर उसको दिया ही नहीं मेमोरी, उसको मेमोरी नहीं देगा तो क्या वो रिकॉर्ड कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, तो आप लोग ये वीडियो देख ही नहीं पाओगे। तो यही काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, रिसोर्स को एलोकेट करना, यानी कि उसके पास रिसोर्स तो लिमिटेड है, अब उसी लिमिटेड रिसोर्स को सब जगह मतलब सारे पूरे भी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसको प्रोवाइड करना। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे क्लास में क्या है, टीचर्स हैं, हमारे स्कूल में सारे टीचर्स हैं, 10 12 15 टीचर्स हैं। अब क्या होगा कि सारे टीचर्स को अगर एक ही जगह लगा दिया जाए तो, अगर मान लेते हैं आपका क्लास 8 है, सारे टीचर्स को क्लास 8 में ही भेज दिया जाए कि जाइए आप सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाइए, तो क्या आप लोग पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। पहला चीज़ यहाँ पे काम खराब हो गया। दूसरा चीज़, बाकी जितने क्लासेस हैं बाकी सारे क्लासेस खाली चले जाएंगे, यानी कि वहाँ पढ़ाने वाला कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, यानी कि चलिए सर आप मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है आप 9 बजे से जाके क्लास 8 में मैथ्स पढ़ा लीजिएगा। चलिए हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, हम 6 में जाके वहाँ हम 9 बजे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। एक ही समय में अलग अलग जगह पे सारे काम हो रहे हैं, यानी कि रिसोर्स हर एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है और काम स्मूथली चल रहा है। लेकिन वही मैंने बताया कि सबको एक ही जगह भेज दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा, ना आप लोग पढ़ पाओगे और बाकी के सारे क्लास पेंडिंग चले जाएंगे। समझ में आएगी बात। ऐसे ही रिसोर्स एलोकेशन हमारा कंप्यूटर करता है। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले टाइम पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। ओके तो टाइम में क्या है, सीपीयू जो हमारा है हर एक प्रोग्राम को, जितने भी प्रोग्राम हमारे पास है उसको कुछ समय देता है, एक टाइम स्लाइस देता है कि आपको इस चीज़ के लिए इतना समय दिया गया है। ठीक, ओके समझ गए होंगे। तो वो टाइम किस में रहता है, वो टाइम हमेशा हमारा मिली सेकेंड में होता है। ओके, मिली सेकेंड, ध्यान रखने वाली बात है, मिली सेकेंड में, यानी कि आप पलक भी नहीं झपकाओगे तब तक वो टाइम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, ईच टास्क द CPU डज इज असाइंड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। हर एक टास्क, जितने भी टास्क है उसको CPU कुछ सर्टेन टाइम स्लाइस देता है कि आपको 10 मिली सेकेंड मिला, 15 मिली सेकेंड मिला, 50 मिली सेकेंड मिला, यानी कि हर एक स्लाइस मिलता है और स्लाइस एक के बाद एक चलते रहता है। मान उसको मैं अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले इसको थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन टाइम एक्सपायर्स अनदर टास्क गेट अ टर्न। जब जैसे ही वो टाइम एक्सपायर करता है, मान लेते 10 मिली सेकेंड दिया गया, वो टाइम 10 मिली सेकेंड क्रॉस कर गया, तो वो जो प्रोसेसर है, वो जो रैम है, वो अब दूसरे टास्क को मिल जाएगा। दूसरा टास्क यानी कि कोई दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब यही प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा, यानी कि 10 टास्क है, अब 10 टास्क के बीच में हमारा मेमोरी इसी तरह से एलोकेट होते रहेगा। और पहले इसको मिला, फिर दूसरे को मिला, फिर तीसरे को मिला, फिर चौथे को मिला, 4 ही टास्क है, चलो ठीक है, फिर पहले के पास आ जाएगा, फिर दूसरे के पास आ जाएगा, फिर तीसरे के पास आ जाएगा, फिर चौथा, फिर पहले के पास जाएगा। इस तरह से मूव करते रहेगा हमारा टाइम स्लाइस। ठीक है, अब यहाँ कहता है द फर्स्ट टास्क मस्ट वेट अंटिल गेट्स इट्स टर्न अगेन। अब फर्स्ट टास्क जो हमारा है वो तब तक वेट करेगा जब तक पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट ना हो जाए। पूरा टास्क यानी कि मतलब जितने टास्क हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगा, मैंने अभी बताया ना 4 टास्क है, तो 4 टास्क यानी कि पहले फर्स्ट चलेगा, फिर सेकंड वाले का काम पूरा होगा, फिर थर्ड वाले का पूरा होगा, फिर फोर्थ वाले का पूरा होगा। यानी कि फर्स्ट के बाद उसको 3 मान लेते हैं 10-10 मिली सेकेंड ही दिया गया है, तो 30 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा फर्स्ट टास्क को। फिर जैसे ही 30 मिली सेकेंड होगा फिर फर्स्ट वाले के पास आएगा, तो फिर फर्स्ट वाले को 10 मिली सेकेंड मिलेगा, फिर उसको अगेन 10 यानी कि 3 टास्क उसके बाद 30 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा, फिर उसके पास आएगा। ऐसे करके हमारा टाइम शेयर होता है इसमें। ओके,
अब कहता है सिंस टाइम स्लाइस आर सो स्मॉल यू यूजुअली कांट टेल दैट एनी शेयरिंग इज गोइंग ऑन। हमेशा ये देखा जाता है कि टाइम जो शेयर हो रहा है, टाइम स्लाइस जो हो रहा है, टाइम का छोटा छोटा टुकड़ा, ये काफ़ी छोटा होता है। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि टाइम शेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम शेयर भी हो रहा है। क्या आपको पता चलता है हमारे कंप्यूटर में? अगर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि टाइम शेयर हो रहा है, इसको कुछ देर मिल रहा है, कुछ देर रिकॉर्डिंग वाले को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, क्योंकि ये इतने छोटे हिस्से में होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, अब आता है टू एलोकेट द टाइम स्लाइस टास्क आर असाइंड प्रायोरिटाइज सो डैट हाईली प्रायोरिटाइज टास्क। अब क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ हाईली प्रायोरिटाइज टास्क होता है। हाईली प्रायोरिटाइज यानी कि बहुत ही नेसेसरी टास्क होता है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी कभी अपडेट आता है, यानी कि अपडेट करना आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, या कोई विशेष टास्क होता है, कोई बड़ा फाइल होता है वो रन करने आता है, तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन कराता है, ना कि छोटे मोटे टास्क को। ठीक है, जो हमारे लिए मैंडेटरी होगा उसको रन करेगा। अब ये पता कैसे चलेगा? तो हमारे सीपीयू में कंट्रोलर लगा रहता है, वो कंट्रोलर का काम रहता है ये चीज़ असाइन करना। ठीक है, उसको जैसा ही लगेगा कि इसका फाइल साइज़ बहुत बड़ा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी का फाइल साइज़ 2 GB का, किसी का फाइल साइज़ 5 MB का है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जो सबसे बड़ा फाइल साइज़ वाला होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसी को प्रायोरिटी मिलेगा, इधर वाले को भी प्रायोरिटी मिलेगा। हो सकता है कि 2 GB वाले को 50 मिलीसेकंड मिले और 2 MB वाले को या 5 MB वाले को 10 मिलीसेकंड मिले, इस तरह से हो सकता है, लेकिन सबको बराबर टाइम मिलेगा। ओके, यहाँ मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ टास्क है, खासकर 5-6 टास्क यहाँ पे है। यहाँ पे प्रिंटर है, एंटीवायरस है, साउंड है, ब्राउज़र है और MS वर्ड है। ये 5 टास्क हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे हैं। ये सबका अलग अलग कलर दिया गया है, खास करके प्रिंटर वगैरह का पिंक दिया हुआ है, एंटीवायरस का येलो दिया हुआ है, इस तरह से कुछ। ठीक है, कलर आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, कलर थोड़ा यहाँ मिसमैच हो गया है। ओके, तो आप देख रहे होंगे अब टाइम स्लाइस में डिवाइड कर दिया है। प्रिंटर वाले को यहाँ 2 टाइम स्लाइस दे दिया है, एंटीवायरस को 2 दे दिया है, इसके बाद 4-5-6 स्लाइस इसको साउंड वाले को दे दिया है, फिर या जो भी है। इसका कलर क्लियर नहीं आ रहा है बाबू हमारे इस लैपटॉप में। ओके, MS वर्ड वाले को कुछ समय दे दिया है, सबको कुछ ना कुछ समय दे दिया है। ओके, ये ग्रीन वाला भी हमारा आई थिंक लगता है साउंड है। इस सब हर एक जितने भी टास्क का कुछ ना कुछ समय दे दिया गया। तो सबसे पहले रन मान लेते हैं, इस साइड से अगर रन करना शुरू करेंगे तो इस साइड से सबसे पहले हमारा ये टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद येलो वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद पिंक वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद ग्रीन वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद ये वाला कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर जब इसको रन, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा फिर अगेन ये रिपीट, यानी कि इस तरह से हमारा जा रहा है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, यानी कि टाइम स्लाइस हमारा इधर की इस मूवमेंट में चल रहा है। अगर मान लेते हैं इधर की तरफ, क्या होगा, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होके ये फिर ऐसे, मान लेते हैं यहाँ से फिर रिटर्न होके ऐसे जाएगा इधर की ओर, फिर रिटर्न होके ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ रिटर्न आया तो फिर यहाँ से फिर चलेगा यहाँ की ओर। समझ में आई बात? जैसे कि मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक आएगा। जब ये ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक ये काम पूरा न हो जाए। ठीक, अगला हमारा है मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन वर्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क भी होता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन इज ओनली मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मेमोरी एलोकेशन है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है और किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, टर्न बाय टर्न यूजेज ऑफ CPU लीव्स डेटा वेटिंग अराउंड इन बफर। बफर को बोलते हैं टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। अब कुछ कुछ समय पर हमारा जो CPU होता है कुछ डेटा को बफर में स्टोर करते जाता है, जिसको टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम लोग L1, L2 एंड L3 से जानते हैं अपने कंप्यूटर मदरबोर्ड पे। अब मदरबोर्ड क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको हार्डवेयर का एक अलग सेक्शन होता है, उसमें पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोग 10th 11th में जाओगे तब पढ़ना है। ओके, अब आता है बात, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू मेक श्योर दैट डेटा इज़ नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी डेटा है वो कभी लॉस ना करे। लॉस करने का मतलब कोई चीज़ डिलीट ना हो जाए। मान लेते हैं कि हम फाइल बना के रखे हुए एक 10 फ़ोटो का और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा है, हो सकता है 3 फ़ोटो गायब हो जाए। तो ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखना होता है कि कोई भी डेटा लॉस ना हो, कोई भी डेटा गायब ना हो जाए, ऑटोमेटिक गायब ना हो जाए। अगर आप डिलीट करते हो तो फिर मामला अलग है। ओके,
अब यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, वन वे टू हेल्प आउट द ट्रैफिक जैम, वन वे टू हेल्प आउट द ट्रैफिक जाम इज़ टू यूज वर्चुअल मेमोरी। एक और तरीका है जो कि ट्रैफिक से, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर ट्रैफिक नहीं होता है, और 10-12 फाइल को एक साथ कॉपी में लगा दोगे तो वहाँ भी ट्रैफिक होता है। तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी कैसे बनता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आएगा अभी। ओके, आप लोग उस क्लास के लेवल में नहीं गए हो। वर्ड आया, मैं इतना बता दिया, वर्चुअल मेमोरी आप लोग खुद सुने होंगे। वर्चुअल, वर्चुअल का क्या मतलब होता है? काल्पनिक। एक काल्पनिक मेमोरी बनाया जाता है, यानी कंप्यूटर को बताया जाता है कि बाबू ये भी मेमोरी एक है, इसके थ्रू भी तुम भेज सकते हो। ओके, तो वैसा एक मेमोरी बनाया जाता है। क्यों? ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लासरूम में आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ये जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, या कभी बीच में टाइम मिलेगा तब, क्योंकि ये मैं लैपटॉप के माध्यम से आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं क्लासरूम में जैसे ही आऊँगा वो बोर्ड पे फिगर वगैरह बना के मैं इसको समझा दूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, ठीक है। दिस मेक्स द CPU यूज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क एज मेन मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हमारा CPU जो होता है ये हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट्स को लेके मेन मेमोरी बनाता है, यानी कि रैम बना देता है। समझ गया? ये वर्चुअल मेमोरी में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। कैसे होता है ये सब चीज़ हम क्लास में बताएंगे। CPU जो हमारा हार्ड डिस्क के पार्ट को, समझ ध्यान दीजिएगा, रैम के पार्ट को नहीं, हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को 10 GB 5 GB को लेके वो क्या करता है, रैम बना देता है। बताता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि देखो ये हमारा 4 GB का रैम नहीं है, मान लेते हैं 5 GB हम अपने हार्ड डिस्क ले लिए, देखो ये 4 GB पहले से लगा हुआ है, 5 GB और हो गया, देखो मेरा 9 GB का रैम हो गया, अब इसके हिसाब से तुम काम करो। ठीक है ना? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे CPU को कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अब 9 GB हो गया, अब इसके थ्रू तुम काम करो। ओके, अब क्या है, वाइल इट इज़ स्लोअर टू पुट डेटा ऑन ए हार्ड डिस्क। अब कभी कभी क्या होता है कि हार्ड डिस्क में डेटा पुट करना काफ़ी स्लोअर हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी हेल्ड इन मेमोरी एट वन टाइम। इससे एक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारे मेमोरी में जो डेटा है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका होता है, यानी कि बढ़ चुका था, हमारा मेमोरी काफ़ी बिजी होता है। इसके कारण हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो तरीके से वर्क करना शुरू करता है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनते होंगे कभी कभी कि जिनके घर में कंप्यूटर होगा, या आप लोग बोलते भी होंगे कि मेरा लैपटॉप काफ़ी स्लो हो गया है। तो स्लो क्यों हो गया है? क्योंकि आपका मेमोरी जो है वो किसी और काम में ज़्यादा बिजी रह रहा है, इसके कारण वो स्लो हो गया। आप कहिएगा कि सर अभी तो हम खोले ही थे कंप्यूटर, तो बिजी कैसे हो जाएगा? तो आपने सुना होगा बैकग्राउंड ऐप्स के बारे में, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस के बारे में। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी कि पीछे से चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को अगर आप लोग मैनेज कर लिए तो फिर आपका कंप्यूटर काफ़ी स्मूथ चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन हमारा है, व्हेन द मेन मेमोरी गेट्स फुल। और जब हमारा मेमोरी फुल हो जाता है, मेन मेमोरी इट मीन्स रैम, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन मेमोरी इट्स मीन रैम। सम ऑफ द डेटा इज सेंड आउट द हार्ड डिस्क। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हार्ड डिस्क में भेजे जाते हैं। ओके, समझ गए? जब आपका मेन मेमोरी फुल हो जाता है तो कुछ डेटा हमेशा हार्ड डिस्क में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है तुम इधर से ले लो और बाद में इधर दे देना, यानी कि इधर से लेना और इधर से दे देना। कुछ देर के लिए तुम रखो, उसके बाद फिर दे देना। जैसे हम लोग नहीं करते एक्सचेंज, अभी तुम ले लो, इसके बदले में तुम ये दे देना, तो वैसे ही होता है हमारा स्वैपिंग। अभी कुछ देर के लिए तुम रखो, उसके बाद तुम फिर हमको दे देना। ठीक है, विंडोज़ यूज अ स्वैप फाइल फॉर दिस पर्पस। अब विंडोज़ जो हमारा है ये स्वैप फाइल को हमेशा इस चीज़ के लिए यूज करता है। ओके, समझ गए स्वैप क्या होता है? यानी कि डेटा को लेना और डेटा को देना। कुछ समय के लिए जब हमारा मेमोरी फुल हो चुका होता है, यानी कि रैम फुल हो चुका होता है, तो कुछ डेटा को हमारे हार्ड डिस्क की ओर भेज देता है विद द हेल्प ऑफ स्वैप। ठीक है, फिर जब हमारा मेमोरी खाली होता है, यानी कि रैम खाली होता है, फिर वो डेटा को अपने पास ले आता है, उसको प्रोसेस कर देता है। ओके, समझ में आ गया? अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे है, वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम मेमोरी, डिस्कस हाउ। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज होता है, सॉरी फाइल का साइज होता है, उस सिस्टम मेमोरी के ऊपर वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम मेमोरी, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क करने का तरीका है वो सिस्टम मेमोरी इट मीन्स रैम के थ्रू डिपेंड करता है। अब ये कैसे, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा नेट पे जाना है और इसको रिसर्च करके आप लोगों को 5-10 लाइन 20 लाइन 10 लाइन से
10-15 लाइन आपको इसके बारे में लिख के बताना और समझ के बताना। हो सके तो आप लोग ऑडियो करके इस चीज़ को भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ के ऑडियो के थ्रू भी भेजेंगे। कॉपी पे तो ज़रूर लिखेंगे लेकिन अपने लैंग्वेज में उसको ऑडियो में भी समझाएंगे, ताकि बहुत अच्छा लगेगा। और इसका अप्रिसिएशन आपको हो सकता है प्रिंसिपल सर से भी मिले, वो भी सारे चीज़ देखते रहते हैं, आपको भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छा करोगे आपके लिए ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल कैसे करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।